नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम 3 बजे की 3 बड़ी खबरें और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं दिन की उन 3 बड़ी खबरों की जिनका आपकी जिंदगी से सीधा कनेक्शन होता है। अक्सर खबरें बहुत होती हैं, लेकिन उनमें से कौन सी आपके लिए सबसे जरूरी है यह समझना आसान नहीं होता। इसलिए इस प्रोग्राम के जरिए हम आपके लिए चुनकर लाते हैं 3 ऐसी अहम खबरें जिनका असर कहीं ना कहीं आपकी जेब, आपकी सुरक्षा या फिर आपके रोजमर्रा के जीवन पर पड़ता है। हमारा मकसद है कि कम समय में आपको साफ, सरल और काम की जानकारी मिले, जिससे आप हर जरूरी खबर से अपडेट रहें। तीन बजे की 3 बड़ी खबरों में सबसे पहले बात करते हैं नोएडा हिंसा की। नोएडा हिंसा के पीछे आरजेडी कनेक्शन को लेकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर अब शुरू हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ बिहार में बीजेपी राज का आगाज हो चुका है और इसी बीच संसद के विशेष सत्र को लेकर भी सियासी हलचल तेज है। चर्चा है कि आने वाले फैसलों से संसद का गणित पूरी तरह बदल सकता है और राजनीतिक समीकरणों में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। कौन किस पर लगा रहा है आरोप, क्या सच में बदलने वाला है सत्ता का समीकरण और क्या बिहार से लेकर दिल्ली तक सियासत का नया अध्याय शुरू होना जा रहा है, इसी को समझने की कोशिश करेंगे। इसी पर जानकारी आपको हम देते हुए नजर आएंगे। फिलहाल ये 3 बड़ी खबरें जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। मास्टर प्लान, संसद का समीकरण जो है क्या बदल जाएगा। इस बीच बड़ी खबर आपको बताते हैं, नोएडा हिंसा में बड़ा खुलासा हुआ। यह इस वक्त की बड़ी खबर है। हिंसा के पीछे सोची समझी साजिश का पर्दाफाश हुआ। पुलिस का कड़ा एक्शन और एफआईआर देखने को मिल रहा है। एफआईआर में आरजेडी की प्रियंका भारती का नाम है, साथ ही साथ आरजेडी की कंचना यादव के खिलाफ भी एफआईआर देखने को मिली है। फेक वीडियो फैलाने का आरोप लगा है। आपको याद हो, पिछले 2 से 3 दिन के अंदर जो इस तरह की तस्वीर नोएडा में देखने को मिली, खासकर इंडस्ट्रियल एरियाज में, चाहे वो नोएडा सेक्टर 62 हो और आसपास जो इलाके हैं सेक्टर 63 हो, वहां पर इस तरह की तस्वीर देखने को मिली थी। नोएडा हिंसा मामले में अब जांच का दायरा लगातार बढ़ रहा है। पुलिस की तरफ से दर्ज 2 एफआईआर में हिंसा के बारे में प्रारंभिक जानकारी सामने आ रही है। पहली एफआईआर कहती है कि सोशल मीडिया पर झूठी और भ्रामक पोस्ट डालकर माहौल बिगाड़ने की साजिश की गई, जबकि दूसरी प्राथमिकी में आरजेडी कनेक्शन की बात कही जा रही है। इतना ही नहीं, श्रमिकों के उग्र प्रदर्शन केस में नोएडा पुलिस ने एक्शन तेज करते हुए आरजेडी के 2 नेशनल स्पोक्स पर्सन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता पंकज राय हमारे साथ जुड़े हैं। पंकज का रुख करते हैं। पंकज, 2 एफआईआर दर्ज हुई है और नेशनल स्पोक्स पर्सन जो है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। एफआईआर में तमाम बातें जो है जिक्र की गई हैं, खासकर फेक वीडियो फैलाने की, जिसमें नाम है आरजेडी प्रवक्ता प्रियंका भारती और कंचन यादव का। अब पुलिस इस पूरे केस को किस तरह से आगे ले जाती हुई नजर आ रही है और कितनी गिरफ्तारियां, साथ ही साथ क्या कुछ इनपुट पुलिस की तरफ से अब तक मुहैया कराया गया है? या बिल्कुल आशीष, नोएडा हिंसा कहीं न कहीं एक बड़ा तूल पकड़ लिया था। इसको लेकर के नोएडा पुलिस की तरफ से भी लगातार शुरू से ही इस मामले को कहीं न कहीं बताया गया था कि इसमें कई तरह के एंगल सामने आ रहे हैं। फिलहाल जांच किया जा रहा है। तो कहीं न कहीं उस जांच पर साइबर टीम ने जिस तरह से सोशल मीडिया अकाउंटों की बातें की गई थी कि 80 से अधिक अकाउंट ऐसे हैं जिस पर कि एक्टिवेट किया गया, उसके बाद उस पर जो है इस तरह की वीडियो और फोटोज डाली गई, जिससे हिंसा कहीं न कहीं उग्र रूप ली। तो इस पर कार्रवाई करते हुए नोएडा पुलिस की तरफ से बड़ी उपलब्धि के तौर पर जो प्रवक्ता हैं, इन लोगों के अकाउंट से एक जो पोस्ट किया गया है उस पर साइबर टीम ने जो जाँच किया, उसमें वो फोटो और वीडियो कहीं और का है और उसको नोएडा का नाम दिया गया। ये जो जानकारी अभी तक सामने आ रही है कि इस वजह से उन पर एफआईआर दर्ज किया गया है। फिलहाल इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो लगातार नोएडा पुलिस की तरफ से साइबर टीम जो है इस पर जांच कर रही थी। 80 से अधिक सोशल मीडिया पर जो ऐसे अकाउंट थे जिनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही थी। इसमें अगर देखा जाए तो 11 अप्रैल को पुराना वीडियो फैलाने का, जैसे आपने कहा कि कई एफआईआर दर्ज की गई है। 140 से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप एक्टिवेट किए गए थे। उसके साथ साथ 50 संदिग्ध एक्स हैंडल बनाए गए थे। उसके साथ साथ
300 से अधिक कंपनियों पर तोड़फोड़ किया गया था। तो इस पूरे मामले में कहीं न कहीं नोएडा पुलिस लगातार कार्रवाई करते हुए उसके अंतर्गत ये मामला दर्ज किया गया है। और भी लोग ऐसे हैं जिनका नाम खुलासा होने की संभावना है, क्योंकि जिस तरह से लगातार उग्र प्रदर्शन और उसमें कहीं न कहीं चाहे कंपनी का नुकसान हो, चाहे पुलिस प्रशासन का नुकसान हो, तो इस पर एक्शन लेते हुए पुलिस ने इस तरह से जांच किया और जांच में कहीं न कहीं ये नाम जो है सामने आया है। जो प्रवक्ता हैं, एक प्रवक्ता के तौर पर अगर आपने फोटो या वीडियो पोस्ट किया है, वो फोटो वीडियो का ताल्लुक यहाँ से नहीं है, तो ये कहीं न कहीं एक संदिग्ध मामला था। इस पर पुलिस ने जांच करने के बाद एक्शन लिया है। इस एक्शन के तहत इनसे पूछताछ या कार्रवाई होगी। आगे और भी ऐसी चीजें हैं जो संभावनाएं हैं कि और भी लोगों का नाम आ सकता है, क्योंकि लगातार अगर देखा जाए तो नोएडा पुलिस के अधिकारी भी इस पर साफ तौर पर उनका कहना था कि कुछ ऐसे जो है अराजक थे बीच में, जिन्होंने कहीं न कहीं इस तरह के माहौल को खराब करने का प्रयास किया। कुछ ऐसे अकाउंट थे जिस पर की तैयारियां की गई थी। उसके बाद सोशल मीडिया पर तरह तरह के जो है पोस्ट जारी किए गए थे। तो इन सभी एंगल पर कहीं न कहीं नोएडा पुलिस जांच की है। जांच करने के बाद ही लगातार जो जिस तरह से एफआईआर 4 तरह से एफआईआर दर्ज की गई है अभी तक, और भी एफआईआर दर्ज हो सकती, क्योंकि लगातार जो मामला था संदिग्ध मामला था, लगातार जिस तरह से तोड़फोड़ किया गया, आगजनी को किया गया। ये तो कहानी हो गई जो हमने देखी, हमारे दर्शकों ने देखी। हमने एक एक सच जो है अपने दर्शकों को दिखाया। कार्रवाई की अगर बात करें तो नोएडा हिंसा मामले में अब तक करीब 7 एफआईआर जो है, खबर बताने तक, आपको अपडेट देने तक 7 एफआईआर दर्ज हुई हैं। 396 उपद्रवी अरेस्ट किए गए हैं। श्रमिकों को भड़काने वाले इस वक्त रडार पर हैं और एसटीएफ की जांच में ये तमाम खुलासे हुए हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात जो है वो है इसके पीछे की साजिश की, इसके पीछे छिपे उन लोगों की और उस व्हाट्सएप चैट की, उस क्यूआर कोड की जिसमें हिंसा को भड़काने का प्रयास जो है वो किया गया कि ये जो मांगे हैं उनमें कुछ उपद्रवी ऐसे थे जिनकी मंशा कहीं ना कहीं नोएडा को दहलाने की कह सकते हैं, क्योंकि इससे पहले भी आतंकी जो है गिरफ्तार हुए थे। उस एंगल से भी अगर देखें तो नापाक इरादे साफ नजर आ रहे थे। बिल्कुल आशीष, अगर देखा जाए तो ये भी एक एंगल है। लगातार पुलिस इस पर बोली भी थी। पुलिस की तरफ से अगर देखा जाए, जिस तरह से शुरू से ही चाहे नोएडा की कमिश्नर, उन्होंने भी बोला था कि इसमें कुछ साजिश की बू आ रही है। जिस तरह से इस पूरे प्लानिंग को बनाया गया और उस पर कहीं न कहीं कार्रवाई की गई, तो वो भी दिखता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि लगातार इतनी बड़ी इस तरह से माहौल खराब करना, नोएडा में कहीं न कहीं एक बड़ा उग्र प्रदर्शन करना, आगजनी को गाड़ियों में आग लगाना, ये तमाम जो जिस तरह की घटना हुई है, इस पर कहीं न कहीं सख्त एक्शन लिया जाएगा। जिस तरह से लगातार बैठक हुई, जबकि आह्वान भी किया गया कई अधिकारियों की तरफ से कि आप शांति बनाएं, लेकिन कुछ लोग, इसमें जो कुछ लोग थे, वो कुछ लोग कौन थे, इस पर जांच हो रहा है। उसी के तहत जो है नोएडा पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, चाहे एसटीएफ की टीम हो, चाहे नोएडा पुलिस की टीम हो, चाहे साइबर की टीम हो। जितने भी सोशल अकाउंट थे उसको भी चेक किया गया, साइबर की टीम चेक की है। उसके साथ साथ एसटीएफ की टीम किस तरह से व्हाट्सएप चैट का, जैसा आपने बताया, ये तमाम जो एंगल है, सभी एंगल पर जाँच करने के बाद ही जो है पुलिस कहीं न कहीं सख्त रूप अपनाते हुए इस कार्रवाई को अंजाम दे रही है। और लगातार इसमें साफ एक संदेश है कि जो भी लोग इसमें शामिल हैं, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि एक तरह से जो शांति और सुखमय जीवन से लोग रोजगार पे ड्यूटी कर रहे थे या कहीं आ जा रहे थे, उस माहौल को खराब करना और 1 से 2 दिन जिस तरह से तनावपूर्ण नोएडा देखने को मिला है, ये कहीं न कहीं सवाल खड़ा करता है कि लगातार इस तरह के रणनीति बनाना, नए अकाउंट तैयार करना, 30 से 40 अकाउंट एक ही दिन में बनाना और उस पर इस तरह से पोस्ट करना, तो ये कहीं न कहीं साजिश की बू आ रही है। किस तरह से प्लानिंग किया भोले वाले कौन है मजदूरों इसके पीछे, इन को और तमाम उनकी मांगों को कहीं ना कहीं उन लोगों ने छिपा दिया, उन उपद्रवियों ने पूरा माहौल खराब कर दिया जिनकी मंशा साफ नहीं थी। वो कहीं ना कहीं इसमें दोषी हैं और उन पर कार्रवाई भी चल रही है। और जिस तरह से एफआईआर दर्ज हुए, यहाँ पर यह भी समझना जरूरी हो जाता है कि सोशल मीडिया पर जिस तरह से वीडियोस निकलते हैं वो हर बार सत्यता नहीं होती उसकी, और इसको पोस्ट करने से पहले, राजनीति करने से पहले ऐसी पार्टियों के प्रवक्ताओं को सोचना चाहिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया पंकज तमाम जानकारी देने के लिए। बढ़ेंगे आगे, बिहार की बात करेंगे जहां पर बीजेपी राज का आगाज हो चुका है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बन चुके हैं। नए मुख्यमंत्री ने आज सुबह शपथ ले ली और बीजेपी का सीएम पहली बार बिहार में स्थापित हो चुका है, वो पद पर नजर आ रहे हैं। बिहार की सियासत ने एक लंबी करवट ली है, 2 दशक बाद ये करवट, और अब सत्ता की बागडोर बीजेपी के कद्दावर नेता सम्राट चौधरी के हाथों में।
करीब 20 साल बाद राज्य में हुए इस बड़े नेतृत्व परिवर्तन ने प्रशासनिक गलियारों में हलचल तेज कर दी। मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालते सम्राट चौधरी के अधिकारों के साथ साथ उनके वेतन और भत्तों का गणित भी बदल गया। बिहार की राजनीति के लिए आज का दिन ऐतिहासिक साबित हुआ है। बीजेपी के नेता सम्राट चौधरी अब सूबे के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। मंगलवार को बीजेपी विधायक दल की बैठक में उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना गया और इसके बाद उन्होंने सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया। करीब 2 दशक तक एक ही धुरी के इर्द गिर्द घूमने वाली बिहार की सत्ता पूरी तरह नए कलेवर में नजर आने वाली है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये उसी की तस्वीर है जब सम्राट चौधरी ने शपथ ग्रहण किया। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो हेड सुशील तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं। सुशील का रुख करते हैं। बिहार के सम्राट की अगर बात की जाए सुशील, हमने तमाम पहलू खंगाल लिए, हमने सब कुछ समझ लिया, उनकी राजनीतिक करियर की बात कर ली। जो समझने की जरूरत है वो है कि जिस तरह से और जिस कार्यशैली की बात नीतीश कुमार को लेकर होती है, जो अपेक्षाएं उनको लेकर होती हैं, जो उम्मीद उनसे थी, उसी तरह की उम्मीद अब सम्राट चौधरी से भी है और उस उम्मीद पर खरा उतरना कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी के लिए चैलेंजिंग भी होगा। क्या ये राह इतनी आसान रहने वाली है सम्राट चौधरी के लिए? बिल्कुल, जिस तरह आज सम्राट चौधरी ने शपथ ली, उस शपथ ग्रहण समारोह में जेपी नड्डा भी थे और साथ में वहां पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह भी थे और साथ में उसके अलावा नीतीश कुमार जी भी थे। तो नीतीश कुमार जैसी शपथ ग्रहण समारोह के बाद वो तुरंत वहां से जब शपथ लिया, उसके बाद तुरंत उन्होंने नीतीश कुमार जी के पैर छुए और उन्होंने उसके बाद जो वक्तव्य दिया उसमें उन्होंने साफ साफ कहा जो नीतीश मॉडल था और जो प्रधानमंत्री मोदी जी का मॉडल है उसी के अनुसार प्रदेश में काम चलेगा। तो कहीं न कहीं उन्होंने साफ कर दिया है कि ये जो नीतीश कुमार जिस तरह काम कर रहे थे, जिस तरह उनकी कार्यशैली थी, उसी कार्यशैली को आगे बढ़ाएंगे और प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जाएंगे। और इसके बाद सम्राट चौधरी वहाँ से सीधे सचिवालय गए। सचिवालय में उन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय में पहुँच के वहाँ पर बाकायदे लिखा पढ़ी में उसका कार्यभार ग्रहण किया और वहाँ अधिकारियों के साथ बड़ी मीटिंग की। उन्होंने साफ कह दिया कि लॉ एंड ऑर्डर के मामले में कोई समझौता नहीं होगा और इसके अलावा उन्होंने कहा विकास कार्य हैं, विकास कार्यों को बहुत आगे बढ़ाना है। तो कहीं ना कहीं जो पूरा एक बैठक के बाद अधिकारियों को संदेश दे दिया उन्होंने कि उनका जो कार्य रहेगा बहुत एक्टिव मोड में रहेगा। और इसके अलावा फिर वो बीजेपी कार्यालय पहुंचे, वहां पर बाकायदे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के संजय सरावगी, उन्होंने उनका स्वागत किया, उनको माला पहनाया, उनको शॉल ओढ़ाया और इसके अलावा तमाम जो वहाँ के संगठन के तमाम जो पदाधिकारी थे उन्होंने माला पहनाकर उनका स्वागत किया। वो तमाम कार्यकर्ताओं से मिले। तो बीजेपी कार्यालय पूरा दुल्हन की तरह सजाया गया था और वहाँ पर बाकायदे वहाँ पर पूड़ी सब्जी और मिठाई का इंतजाम था। तो वहाँ काफ़ी देर रहे। उन्होंने कहा कि जो भी संगठन के कार्यकर्ता हैं उनके लिए हमेशा वो खड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आज पूरा जो दिन था काफ़ी एक्टिव मोड में नजर आए सम्राट चौधरी और सम्राट चौधरी ने साफ कर दिया है कि विकास के रास्ते पर बिहार चलने वाला है और लॉ एंड ऑर्डर के मामले में कोई समझौता नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं एक चैलेंज जरूर है, लेकिन इतना साफ है कहीं ना कहीं जो पूरा मामला है, जिस तरह उनका कहना है कि बिल्कुल नीतीश मॉडल पे चलेगा पूरा बिहार, तो वो नीतीश के रास्ते पर ही चलने वाले हैं। और नीतीश कुमार भी उनको बहुत पसंद भी कर रहे हैं क्योंकि वो उनका बिल्कुल क्लियर कट ये कहना था कि सम्राट चौधरी के प्रति उनका कहीं ना कहीं उनका लगाव है। तो ऐसे में उनको ही बनाया गया। और इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी और यहाँ तक कि अमित शाह के काफ़ी करीबी माने जाते हैं सम्राट चौधरी और बहुत जल्दी उन्होंने सीएम की कुर्सी पर एक अगर देखा जाए सफलता हासिल की वहाँ तक पहुँचने में, तो ये बहुत बड़ी बात है। जी, ये जिक्र जो आपने किया, ये इसमें 2 पॉइंट बेहद महत्वपूर्ण हैं। एक आपने जिक्र किया कि बहुत जल्दी जो है वो उस कुर्सी पर बैठे, लेकिन जो राजनीतिक करियर पर अगर हम लोग नजर डालें वो संघर्षों वाला रहा। पार्टियां बदलती गईं, लेकिन सम्राट चौधरी ये वही सम्राट चौधरी हैं जिन्होंने पगड़ी बांधते हुए कसम खाई थी। ये वही सम्राट चौधरी हैं जिन्होंने नीतीश कुमार के फिर पैर भी छुए, वो भी हमें नहीं भूलना चाहिए। तो राजनीति सब कुछ कराती है, लेकिन अब मार्गदर्शन वाली बात की जाए तो नीतीश कुमार ने कहा है कि मार्गदर्शन मिलता रहेगा और सम्राट चौधरी अपने हिसाब से क्या वो स्टेप उठाएंगे, वो मार्गदर्शन कितना महत्वपूर्ण हो जाएगा सम्राट चौधरी के लिए। और यहां पर यह भी है कि जो कार्यकर्ता नीतीश को पसंद करते थे, जो नेता नीतीश के करीबी थे, उनको भी साथ लेकर चलना होगा।
बिल्कुल उनको साथ लेके चलना पड़ेगा और नीतीश कुमार जी का मार्गदर्शन कहीं ना कहीं उनको लेना पड़ेगा, क्योंकि नीतीश कुमार जी का जो मार्गदर्शन है कहीं ना कहीं विकास के रास्ते वाला है, तो उसको लेने में कोई आपत्ति नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, आज जो बिहार की वेबसाइट्स हैं, कल तक नीतीश कुमार छाए हुए थे उन वेबसाइट्स पे, हर जगह फोटो नीतीश कुमार की लगी थी और आज वहाँ फोटो सम्राट चौधरी की दिख रही है, तो कहीं ना कहीं बहुत तेज बदलाव हुआ है। और अब बीजेपी की वहाँ फोटो दिख रही है, सम्राट चौधरी की फोटो दिख रही है उन वेबसाइट्स पे, जो तमाम सरकारी वेबसाइट्स हैं वहाँ सम्राट चौधरी छाए हुए हैं, तो ये एक बदलाव दिखा है। और साथ में जो नेम प्लेट है उनकी, आज नेम प्लेट उनके कार्यालय के बाहर लगी हुई थी, तो ये सबसे बड़ी बात है। और एक बात और है, जो इनके फादर हैं शकुनी चौधरी ने कहा, हम लोगों ने हर पार्टी के लिए बहुत काम किया, बहुत त्याग किया, लेकिन अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारे त्याग को समझा और बेटे को आगे बढ़ाया, ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। तो शकुनी चौधरी साहब ने साफ साफ कह दिया कि बहुत अच्छा काम किया है, चाहे प्रधानमंत्री ने या अमित शाह जी ने, तो ये धन्यवाद दिया, नीतीश कुमार को उन्होंने धन्यवाद दिया। और यहाँ तक कि हर एक्स हैंडल पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने बात करें, प्रधानमंत्री मोदी जी की, तो उन्होंने बधाई दी है, जेपी नड्डा ने बधाई दी है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बधाई दी है, अमित शाह जी ने बधाई दी अपने एक्स हैंडल पे। तो आज एक्स हैंडल पर भी तमाम बधाइयों का सिलसिला जारी है। तो देखा जाए, जो सम्राट चौधरी पूरी तरीके से बिहार के सम्राट बन चुके हैं और कमल का फूल, अब जिस तरह पहले जरूर मतलब कमल का फूल दिखता था, लेकिन अब पूरी तरीके से दिख रहा है। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की सीट अब बीजेपी के पास है, तो ऐसे में जो माहौल है पूरा बीजेपी में हो रहा है। लेकिन दो डिप्टी सीएम जनता दल यूनाइटेड के हैं, तो उनको लेके भी कहीं ना कहीं बीजेपी चल रही है। पहले और जो फार्मूला था यही उसमें देखने वाली बात होगी सुशील, कि दोनों डिप्टी सीएम को, नीतीश के चाहने वालों को, नीतीश के कार्यकर्ताओं को अपना कैसे सम्राट चौधरी बनाते हुए नजर आते हैं, ये हालांकि भविष्य में पता चलेगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए सुशील आपका। बढ़ेंगे आगे, संसद का विशेष सत्र जो है वो कल से शुरू होने जा रहा है। जो बड़ी खबर है, महिला आरक्षण समेत 3 अहम बिल जो है इस दौरान पेश होंगे और उसके बाद सीटों का गणित जो है वो बदल जाएगा। दरअसल संसद का विशेष सत्र जो है 16 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है, जिसमें सरकार साल 2029 से पहले लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण लागू करने की तैयारी जो है वो कर रही है। इसके लिए सरकार 3 बड़े बिल पेश करने वाली है। पहला बिल परिसीमन कानून को लेकर है, 2026 से जो ये जुड़ा है। दूसरा 131वां संविधान संशोधन बिल है और तीसरा महिला आरक्षण लागू करने से संबंधित संशोधन बिल। 131वें संविधान संशोधन के तहत केंद्र सरकार लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों को बढ़ाकर अब अधिकतम 850 तक करने का प्रस्ताव ला रही है। इसमें 815 सीटें राज्यों के लिए और 35 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों के लिए होंगी। हालांकि यह अधिकतम सीमा होगी और असल में कितनी सीटें बढ़ेंगी इसका फैसला परिसीमन आयोग करेगा। खबर पर बातचीत करने के लिए तमाम जानकारी के साथ सहयोगी नैना हमारे साथ न्यूज रूम से कनेक्ट है। नैना का रुख करते हैं। नैना, विशेष सत्र जो है कल से शुरू होगा और इसमें सबसे जो चर्चा का विषय रहने वाला है वो है महिला आरक्षण लागू करने से संबंधित संशोधन बिल को लेकर। बिल्कुल, देखिए, और ये अपने आप में ऐतिहासिक हो जाएगा आशीष, क्योंकि इसकी रणनीति बहुत लंबे वक्त से थी। हमने इसके पहले भी देखा था महिला वंदन अधिनियम की जिस तरह से बात कही जा रही थी, और हालांकि उसमें भी जब जैसे ही वो लागू करने की बात हुई तो तभी से ही खासतौर से महिलाओं को आरक्षण या फिर उनकी स्थिति को और मजबूत करने के लिए संसद में तभी लोग इसे बहुत सकारात्मक कदम के तौर पर देख रहे थे। लेकिन वो जब लागू हो पाता उसके लिए लंबा इंतजार करना पड़ता, क्योंकि परिसीमन होता उसके अनुसार 2034 तक माना जा रहा था कि एक तरह से लागू हो पाता, लेकिन वो मियाद बहुत ज्यादा लंबी है, वो इंतजार बहुत ज्यादा लंबा है। अब माना जा रहा है कि जो विशेष सत्र आयोजित किया गया है संसद का 3 दिन का, इस दौरान जो 3 अलग अलग बिल पेश किए जाएंगे उससे ये इंतजार खत्म हो जाएगा और संभवतः आगामी लोकसभा चुनाव जो 2029 में है उस दौरान ही ये लागू होगा और खासतौर से जो संख्या है उसमें बदलाव भी साफ तौर से नजर आएगा। और ये जैसे ही लागू हो जाएगा, ये सिर्फ 2029 ही नहीं, माना जा सकता है आगामी
जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं उन राज्यों में भी इसका असर साफ तौर से देखने को मिलेगा। अब इसका गणित भी हमारे दर्शकों को समझना चाहिए। अगर मौजूदा स्थिति की हम बात करें तो लगभग 543 सीटें हैं जिन्हें बढ़ाकर 816 और 850 तक करने की बात कही जा रही है। दरअसल ये जो तमाम परिस्थितियां हैं ये जनगणना के आधार पर होंगी। अभी जनगणना हुई नहीं, जो मौजूदा डेटा है या फिर जो अभी जो संख्या है वो दरअसल बहुत पुराने 1971 की जनगणना के आधार पर ही सीटों के बंटवारे और सीटों का एक तरह से तय किया गया 543 का। लेकिन अब 1971 से लेकर 2026 में जनसंख्या बदल चुकी है, कई क्षेत्रों में विस्तार हो चुका है, कई अलग राज्य बन चुके हैं, कई अलग क्षेत्र निर्मित हो चुके हैं। अब उन तमाम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सीटों को बढ़ाना अनिवार्य है और उसकी जरूरत बहुत ज्यादा है क्षेत्रों के विकास के लिए भी। अब यही वजह है कि परिसीमन का इंतजार किया जा रहा था, जनगणना का इंतजार किया जा रहा था। अब जब जनगणना होती, परिसीमन होता, उसके आधार पर रणनीतियां तैयार होती। लेकिन अब ये जो विधेयक पेश किया जा रहा है, जो 3 विधेयक पेश किए जाएंगे, उनका उद्देश्य दरअसल ये क्या क्या है, मैं जल्दी से एक झलक अपने दर्शकों को बता देती हूँ। 16 से 18 तारीख तक जिस तरह से 3 दिवसीय विशेष सत्र है, इसमें संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026 महिला आरक्षण लागू करने का संशोधन है। दूसरा डीलिमिटेशन बिल 2026 लागू करने की बात है। परिसीमन आयोग का गठन और सीटों का पुनर्निर्धारण, ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर ये मेरे इस पूरी रिपोर्ट के बाद में जो दर्शक है उसको समझ पाए, क्योंकि अभी तक 2011 की जनगणना के ही आधार पर है। अब समझिए, यूनियन टेरिटरी लॉ संशोधन विधेयक 2026 जो है, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी आदि जो तमाम केंद्र शासित राज्य हैं, ये उनके लिए एक तरह से लागू होता है। अब महिलाओं का जब आरक्षण होगा इन तमाम राज्यों में जहां पर आगामी वक्त में विधानसभा चुनाव है, 33% अगर आरक्षण कर दिया जाता है तो महिलाओं की स्थिति मजबूत होगी, महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दे प्रमुखता से सामने आ पाएंगे और हमेशा से मौजूदा सरकार का देखिए ना नैना नारा रहा कि है, इसका हिंट देखिए कैसे दिया गया। दिल्ली देहरादून की अगर बात की जाए, हाईवे का जब उद्घाटन किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया कि हम जो है बेटियों का हक जो है, जिसका इंतजार वो कर रही थी, जो महिलाएं जो इंतजार कर रही थी, वो पूरा करने वाले हैं। और 29 को लेकर उन्होंने हिंट दे दिया है। यानी सरकार इस वक्त पूरी तरह से फोकस्ड है कि उसको किसी भी कॉस्ट पर करना ही करना है। ये तस्वीर क्लियर है। लेकिन मैसेज क्या जा रहा है? मैसेज ये जा रहा है कि चुनाव नजदीक हैं, जो विपक्षी पार्टियां लगातार सवाल उठाती हैं, इस वजह से इस तरह के स्टेप्स उठाए जा रहे हैं। इसको कैसे देखा जाए? देखिए, हमेशा से जो मौजूदा सरकार है या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महिलाओं को सशक्त करने के तमाम हमेशा अलग अलग मंच पर उनकी बातें साफ तौर से नजर आती हैं। और वो बातें सिर्फ बातें नहीं हैं, उन्हें धरातल पर लाने के लिए भी कोशिशें लगातार जारी की जाती रही हैं। और वो तमाम तस्वीरों, तमाम मौकों पर हमने देखा। अभी हाल ही में महिलाओं के साथ में संवाद की बात हो, इसके माध्यम से भी उन्होंने महिला सशक्तिकरण पर मजबूती के साथ में आगे बढ़ने की बात कही, नारियों को सम्मान देने की बात कही। और उनकी जो विचारधारा है वो प्रदेशों में योजनाओं के तौर पर भी साफ तौर से नजर आती है। आशीष, अब अगर ये जो पूरा जो समय है, अगर इस टाइमिंग की अगर बात की जाए, अभी आने वाले वक्त में कई राज्यों में चुनाव है और ये समझिए जिस रूप में ये बिल पेश किया जाएगा, ऐसा नहीं है कि ये बिल आने वाले 5 साल के बाद में लागू होगा। ये लागू इसी साल 31 मार्च 2026 से ही लागू हो जाएगा। अब आने वाले वक्त में जिन राज्यों में चुनाव है वो बड़े साख की बात हो जाती है। लेकिन ये देखने वाली बात है, क्या इसका असर खासतौर से पश्चिम बंगाल के इलेक्शंस पे भी नजर आएगा क्या? क्योंकि वहां पे बड़ी टक्कर एक तरह से हम देखते हैं ममता बनर्जी के साथ में ही है। प्रतिनिधित्व बढ़ाया जा सकता है, संतुलन बढ़ाने की बात कई अन्य राज्यों के तौर पर भी एक तरह से देखी जा रही है। हर क्षेत्र में प्रतिनिधित्व का संतुलन हो। और ये बताया जा रहा है कि जो विधेयक है, इस विधेयक में संभवतः जानकारी ये है कि प्रावधान ये होगा कि महिला आरक्षण 15 वर्षों की अवधि तक एक तरह से लागू रहेगा और इसके साथ ही आरक्षित सीटों को रोटेशन के आधार पर बदला जाएगा। यानी आप ये समझिए कि इसको सिर्फ एक सीट या एक कस्बे का एक सीट तय कर उसको छोड़ देना ये उद्देश्य नहीं है। हर कस्बे में या हर संसदीय क्षेत्र में या हर विधानसभा क्षेत्र में समय समय पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व रहे, इस रणनीति के साथ में रोटेशन पॉलिसी बिल्कुल। और बेहद दिलचस्प तस्वीर भी होगी जब ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी और फिर महिलाएं और ज्यादा बढ़ चढ़कर आगे नजर आएंगे और उन्नति की राह पर देश को आगे बढ़ाने में कदम से कदम मिलाकर चलती हुई नजर आएंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया नैना तमाम जानकारी देने के लिए।
यहाँ रुकते कुछ पलों के लिए। इंडिया डेली पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखिए।